अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम्ब्रिज लवर्स। आज हम 9701 का फरवरी मार्च 2022 का वेरिएंट 42 को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। आयोडीन इज फाउंड नेचुरली इन कंपाउंड्स इन मैनी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आयोडाइड आयंस रिएक्ट विद एसिडिफाइड H2O2 यानी हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म iodine and water. This reaction mixture is shaken with cyclohexane, okay, to extract iodine. Cyclohexane is immiscible water. वाटर के अंदर ये डिजोल्व नहीं होता। ये वाटर और साइक्लोहेक्सेन एक दूसरे के अंदर इमिसिबल है, ठीक है, अलग ही होते हैं। आइडेंटिफाई द रोल ऑफ हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड इन दिस रिएक्शन विथ iodide ions in acidic condition. Write an ionic equation for the reaction. ठीक है, तो इसका रोल क्या है? अब यहाँ पर आप देखें तो आयोडाइड आयन जब इससे ये कर रहा है हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड से, तो क्या बना रहा है? आयोडीन बना रहा है, यानी इसने आयोडीन को क्या किया है? ऑक्सीडाइज किया है। ठीक है, आयोडाइड आयन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और इसने बना दिए आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आयोडाइड आयन्स क्या हो गए हैं? ऑक्सीडाइज हो गए हैं। तो इसका रोल क्या होगा आपका हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का? कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके क्या होते हैं? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करें और खुद रिड्यूस हो जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपका हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड है, इसने जब इसको ऑक्सीडाइज किया है तो ये और आप क्या बनाए? यहाँ पर वाटर बनाए। तो वाटर का फार्मूला क्या था? H2O। यानी यहाँ पर देखें, इसने एक ऑक्सीजन लूज कर दिया, तो ये खुद क्या हो गया? रिड्यूस हो गया और इसने आयोडीन को ऑक्सीडाइज किया। तो इसका रोल क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पर आपको इसके आयनिक इक्वेशन लिखनी है, लेकिन यहाँ पर अब आपको थोड़ा ध्यान से यहाँ पर पढ़ना है कि यहाँ पर इसने क्या किया है? एसिडिक कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो H+ के आयंस हैं वो लाजमी इंक्लूड करने हैं आपके इक्वेशन में। ठीक है, तब आप इक्वेशन सही से कर पाएंगे, बना पाएंगे, वरना आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बन क्या रहा था? एक आपका बन रहे थे आयोडीन और दूसरा आपका बन रहा था वाटर। ठीक है, और अब आप इसको बैलेंस कर दें यहाँ पर। ठीक है, तो ये है आपकी आयनिक इक्वेशन, फुल आयनिक इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। 15 cm cube of cyclohexane is shaken with 20 cm cube of an aqueous solution containing iodine until no further change is seen. It is found that 0.39 gram of iodine is extracted into cyclohexane. The partition coefficient of iodine between cyclohexane and water, आपका KPC है, partition coefficient is 93.8. Calculate the mass of iodine that remains in aqueous layer. Show your working. अब यहाँ पर आपका जो KPC का फार्मूला है वो क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ तो आपका आयोडीन है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में आपकी क्या कंसंट्रेशन है? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और कंसंट्रेशन आपकी आयोडीन की एक्वस में कितनी? ठीक है, आपकी जो ये यहाँ पर याद रखा करें, आपका जो केपीसी में आपका जो एक्वस जो होती है लेयर आपकी, उसको आप नीचे रखते हैं एज ए डिनोमिनेटर। ठीक है, हमेशा। तो अब यहाँ पर कंसंट्रेशन आपको आयोडीन की फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखें, इसने कहा है कि जब आपको आयोडीन की जो है साइक्लोहेक्सेन में कितनी कंसंट्रेशन है, यहाँ पर अपने इसको मोल पर डीएम क्यूब में या फिर आप ग्राम पर डीएम क्यूब में भी ले सकते हैं। यहाँ पर इसकी मैं ले लेता हूँ आपकी जो है आयोडीन कितना बना है आपका साइक्लोहेक्सेन में? ये बना है आपका 0.3930 डिवाइडेड बाय, और इसका जो साइक्लोहेक्सेन आपने कितना यूज़ किया उसका वॉल्यूम, ओके, 15, ये आपने इतना यूज़ किया है। तो यानी ये आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन किसमें आ रही है? ग्राम पर सीएम क्यूब। ये भी आपकी कंसंट्रेशन की यूनिट्स हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये आपने इसकी आयोडीन की कंसंट्रेशन ले ली साइक्लोहेक्सेन में, और इसी तरह आपकी एक्वस में आपको यहाँ पर बताना था कि ग्राम ग्राम में आपको बताना था कि आपका एक्वस में आप कितना मास जो है आप आयोडीन का रिमेनिंग है एक्वस। तो यहाँ पर मैं एक्स ये आपको फाइंड करना है, तो मैं लेता हूँ, और ये 15 है, 15 है, ठीक है। और यहाँ पर आपने वॉल्यूम कितना लिया है आपका वाटर का, वो आपका लिया है 20। अब यहाँ पर इसने आपको केपीसी की भी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और वो केपीसी की वैल्यू आपको दी हुई है इसने 93.8। तो यहाँ पर आप अगर इस इक्वेशन से 3 डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड 20, तो यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो एक्स की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको तकरीबन 5.54 इंटू 10⁻² पावर -3, ठीक है, ग्राम। अब आप ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर ऐसे ही डायरेक्टली लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर ही आपको इस तरह से ये वैल्यू मिल जाए, इतना मास आपका जो आयोडीन का है वो एक्वियस लेयर में बाकी है, ठीक है। जस्ट हाउ द वैल्यू ऑफ केपीसी ऑफ आयोडीन बिटवीन हेक्सेन 2 ओन, आपका हेक्सेन 2 ओन यानी आपका जो कीटोन है वाटर कंपेयर्स टू द वैल्यू गिवन इन A2, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि आपकी जो केपीसी की वैल्यू की, तो यहाँ पर अगर आप हेक्सेनोन है, हेक्सेनोन, इसकी केपीसी की इक्वेशन क्या बनेगी, का जो आयोडीन की कंसंट्रेशन है वो आपकी हेक्सेनन में कितनी है, हेक्सेनोन में, और आयोडीन की कंसंट्रेशन बस में, ठीक है। ये आपको बनाएगी। अब आपको बोल रहा है कि केपीसी की जो वैल्यू होगी आपकी, वो आपकी से कम होगी या नहीं। यहाँ पर देखें, यहाँ साइक्लोहेक्सेन में आपकी कितनी है केपीसी की वैल्यू, आपकी 93.8 है। अब आपको हेक्सेनोन अगर आपने यूज़ किया है तो केपीसी की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आयोडीन को अगर आप देखें I2 है, यानी ये नॉन पोलर है, इसके अंदर कोई भी पोल्स नहीं है। यहाँ पर आयोडीन आयोडीन बॉन्ड है, तो यानी दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है यहाँ पर, तो यानी ये नॉन पोलर बॉन्ड है, ठीक है, नॉन पोलर। और इसी तरह से अगर आप साइक्लोहेक्सेन को देखें, साइक्लोहेक्सेन का ये होता है स्ट्रक्चर, ये भी आपका नॉन पोलर है, ठीक है, ये भी आपका नॉन पोलर है। लेकिन यहाँ पर आपका जो हेक्सेनोन है वो आपका पोलर है, और आपका पोलर इसलिए है क्योंकि आपका यहाँ पर ये इसका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ये कार्बन का ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड होता है, ये पोलर होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, तो ये पोलर बॉन्ड। तो आपके जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर सब्सटेंस में ही सोल्यूबल होते हैं। जिस तरह वाटर है, वाटर पोलर है तो इसके अंदर पोलर सब्सटेंसेस ही डिजोल्व होते हैं, नॉन पोलर नहीं होते। और यहाँ पर इसलिए यहाँ पर आपका जो पोलर है हेक्सेनोन, तो ये आपका जो नॉन पोलर आयोडीन है ये इसमें कम डिजोल्व होगा हेक्सेनोन में, ठीक है। तो हेक्सेनोन में अगर कम डिजोल्व होगा तो यहाँ पर आपकी केपीसी की वैल्यू क्या होगी, वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू आपकी जो है साइक्लोहेक्सेन में आपकी जो वैल्यू, ठीक है। क्योंकि आपका हेक्सेन में वैल्यू आपकी कंसंट्रेशन कम होगी तो आपके जो यहाँ पर न्यूमिनेटर है वो कम होगा और एक्वस लेयर आपकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपकी जो केपीसी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लोअर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आपको एक्सप्लेन भी करना है, आप एक्सप्लेन कर दें। क्या लिखेंगे आप, केपीसी वुड बी लोअर, ठीक है। और वो क्यों लोअर होगी, बिकॉज हेक्सेनोन is polar and cyclohexane is नॉन पोलर, ठीक है। आपका जो साइक्लोहेक्सेन है वो नॉन पोलर है।
इसीलिए। और आपका आयोडीन भी जो है वो नॉन पोलर है, तो आयोडीन I2 इज देयरफॉर iodine is therefore less soluble in हेक्सेन 2 ठीक है, इसलिए आपका जो है वो आपके आयोडीन है वो हेक्सेन 2 में कम सोल्यूबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी, द ग्रुप 1 iodides all form stable ionic lattices and are soluble in water। ठीक है, अब आपको बोला डिफाइन एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, तो आपकी एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयोनिक जो आपका सॉलिड है डिसॉल्व इन वाटर या एक्वा सॉल्यूशन टू फॉर्म वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन या इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ अ solute या 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड dissolve in water to form infinite dilute solution, infinite dilute solution। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है ये आपको सारी याद करनी है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन किसको कहते हैं, उसकी इक्वेशंस भी आपको लिखनी आनी चाहिए कि एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन किस तरह से आप उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, और आपकी जो लेटिस एंथैल्पी है वो ये सारी, और आपकी जो एएस में आपने पढ़ी थी एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन और तरह से एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वगैरह एटमाइजेशन, ये भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इस A2 में भी वो आपसे ये डेफिनेशंस पूछ लेता है, तो आपको ए इसमें जो आपने पढ़ा था स्टफ वो भी आपको याद होना चाहिए, डेफिनेशंस भी, और आपके जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस थे आपके एस लेवल में वो भी आपको याद होने चाहिए, कई बार वो पूछ लेता है यहाँ पर P4 में भी। ठीक है, use the data in table 1.1 to calculate enthalpy change of solution of potassium chloride। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसकी इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ठीक है, ये जो आपको शो किया गया है पहली इक्वेशन में, ये है आपकी enthalpy चेंज ऑफ लेटिस एंथैल्पी। लेटिस एंथैल्पी इसको क्या कहते हैं कि आपके जो 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस। ठीक है, यहाँ पर एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन आपको दी गई है गैस में। ठीक है, यहाँ पर आप वो बनाएंगे आपकी जो हेसिस साइकिल है। ठीक है, वो आप बना देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको मैं यहाँ पर अगर मैं ले लूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ K+1। ठीक है, यहाँ पर मैं लेता हूँ आयोडीन का एक्वस में। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपको गैस से आपका एक्वस में हो रहा है, ये है आपकी एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। ये आपकी एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन किसकी है? पोटेशियम की है, -322, और यहाँ पर आयोडीन के भी लिख लें आप, -293। और आपकी एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? ये या अभी आपने लिखा, एंथैल्पी चेंज 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूट। जब आपके आयनिक सॉलिड डिसॉल्व होता है वाटर में तो वो आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है, ये आपको फाइंड करनी है। और यहाँ पर एंथैल्पी चेंज ऑफ लेटेस्ट एंथैल्पी आपको दी गई है। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को अब आपको देखना है कि एरोज किस डायरेक्शन में सेम है, वो आपके एक तरफ होंगे, जैसे ये एरो है इस तरह से जा रहा है और इस तरह से इसकी जो हेड है वो इसके टेल से मिल रही है, यानी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट है, यानी एरो एरो
हेड हेड से मिल रहा है, तो यहाँ पे ये दूसरी तरफ जाना, तो दूसरी तरफ होंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, माइनस एक्स माइनस 623 290 एक्स माइनस 629 इजिकल्स टू माइनस 322 माइनस 293। ठीक है, इस तरह से आप अब आप इसकी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपकी आ रही है जो x की वैल्यू, वो आ रही है +14। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू आएगी, +14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रा मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपकी जो लेटिस इंथैल्पी है वो आपकी हमेशा नेगेटिव होती है, और आपकी जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है वो भी आपकी नेगेटिव होती है। लेकिन आपकी जो इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ें भी आप याद कर, आपको बहुत आसानी होगी पेपर्स में कि ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। सजेस्ट द ट्रेंड इन मैग्नीट्यूड ऑफ लेटिस एनर्जीज ऑफ ग्रुप 1 आयोडाइड्स, lithium iodide, sodium iodide and potassium iodide. Explain your answer. Suggest the trend in magnitude of lattice energy. तो आपकी लेटिस एनर्जी है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, वो आपकी डिक्रीज होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आपकी जो है चार्ज है वो कांस्टेंट होता है, यानी आपका जो और आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो आपका इंक्रीज होता है। तो आपकी जो चार्ज की डेंसिटी है वो कम होती है, चार्ज डेंसिटी आपकी जो होते हैं वो आपकी कम होती जाती है डाउन द ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिथियम ले लेता हूँ। लिथियम का अगर ये है आपकी जो साइज़ है, तो यहाँ पर इसके जो चार्ज होगा उसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी आपको कहते हैं मास अपॉन मास पर चार्ज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है, अगर मैं सोडियम का ले लूँ तो यहाँ पर सोडियम का थोड़ा सा बड़ा होती है, तो आपकी जो चार्ज की डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, पर होता है चार्ज पर मास होता है। ठीक है, चार्ज पर, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर चार्ज डेंसिटी आपकी होती है वो होती है कम हो जाती है डाउन द ग्रुप। तो आपकी जो लेटेस्ट एनर्जी भी होगी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी लेस अट्रैक्शंस होंगी बिटवीन अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कैटायनिक चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू पोटेशियम। ठीक है, और फिर आपके इससे क्या होगा, तो लेटेस्ट एनर्जी बिकम लेस नेगेटिव या लेस एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक। आपके जो लेटेस्ट की जो एनर्जी है ये आपको माइनस का सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको मैग्नीट्यूड वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि माइनस चार्ज है, तो अगर ये माइनस चार्ज अगर नेगेटिव बढ़ रहा है तो ये आपको ये नहीं समझना कि इसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, ये आपका सिर्फ आपका असल में मैग्नीट्यूड बढ़ रहा ही होता है। नेगेटिव साइन आपको सिर्फ ये शो करता है कि आपका जो है वो एक्सोथर्मिक है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो आपका लेटेस्ट एनर्जी है वो बिकम लेस एक्सोथर्मिक, तो आपका जो अट्रैक्शन होती हैं आयंस के दरमियान वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो लेस और आप यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है सही। तो आपकी जो है लेटेस्ट एनर्जी बिकम लेस एक्सोथर्मिक बिकॉज लेस अट्रैक्शंस
बिटवीन आयन। ठीक है, आपके आयंस के दरमियान जो आपकी अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, वो कम होगी, क्योंकि आपका जो चार्ज डेंसिटी है वो डाउन द ग्रुप आपकी डिक्रीज होती है। ठीक है, पार्ट सी, concentration of copper 2 plus जो है कि aqueous में in a solution can be determined by the action of copper ions with iodide ions। आपको ये इसकी रिएक्शन वन की इक्वेशन शो की गई है। Iodine produced in reaction 1 is titrated against a solution containing thiosulfate ions। ठीक है, using a suitable indicator। ठीक है, रिएक्शन 2 की भी आपको इक्वेशन दी गई है। आपका आयोडीन प्रोड्यूस हुआ है, उसको आपने रिएक्ट करवा दिया है थायोसल्फेट के जो आयंस है उनके साथ। ठीक है, पार्ट वन, 25 cm के पोर्शन ऑफ कॉपर टू, जो आपका जो कॉपर टू के आयंस हैं सॉल्यूशन के अंदर रिएक्ट्स विद एक्सेस आयोडाइड आयंस। ठीक है, द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन अकर्स व्हेन 22.3 cm क्यूब ऑफ 0.15 मोल पर डीएम क्यूब आपका थायोसल्फेट आयन इज जब आपको एडिड हुआ है तब आपका एंड पॉइंट रीच हो गया है। ठीक है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर टू के आयंस है इनकी ओरिजिनल सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर आपको शुरू करना है आपको थायोसल्फेट आयंस से, और आपको यहाँ पर निकालनी है आपको कॉपर के जो है वो उसकी कॉपर के आयंस की कंसंट्रेशन। पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ थायोसल्फेट को, या आयंस है इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी। तो यहाँ पर आप पहले सॉरी इनकी कंसंट्रेशन इनके मोल्स क्या होंगे। तो यहाँ पर पहले आप निकाल लें इसके मोल्स थायोसल्फेट आयन से। ठीक है, तो पहले आप क्या निकालेंगे, मोल ऑफ H2O3 2 माइनस। ठीक है, तो N इजिकल्स टू सी भी फार्मूला होता है। यहाँ पर N क्या होता है, N आपका मोल होता है और C होती है आपकी कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर थायोसल्फेट आयन की कंसंट्रेशन आपको दी गई है, और V होता है आपका वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम होता है आपका डीएम क्यूब में, तो इसलिए आपको इसको 1000 से डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल रही है 3.345 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब यहाँ पर आप रेशो से कैलकुलेट करेंगे मोल ऑफ आयोडीन, वो आपके इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको रेशो क्या है इक्वेशन में 2:1 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके मोल्स क्या होंगे, ये होंगे आपके 1.67 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, मोल। ठीक है, आयोडीन के मोल्स आपके पास आ गए। अब यहाँ पर आयोडीन के जो मोल्स हैं इनका आप देखेंगे इनका रेशो कितना है आपके जो है कॉपर के जो आपके आयंस हैं इनके साथ, ये आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मोल ऑफ आपके पास कॉपर टू जो आयंस के हैं इनके कितने आ जाएंगे आपके, ये भी आपके आ जाएंगे 1.67 इंटू 10⁻³ इंटू मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, क्योंकि 2:1 है, तो यहाँ पर 3.345 इंटू 10⁻³ सेम मोल जो आपके थायोसल्फेट आयंस के हैं वो ही आ गए। लेकिन ये अगर आप प्रोसेस याद रखेंगे, लाजमी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो कि आपके जो थायोसल्फेट आयन के जो हैं वो मोल्स हैं वो बराबर हो आपके रिएक्शन टू के जो हैं। तो ये आपको ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा याद कर लें कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ। पहले अब मैंने थायोसल्फेट के आयंस की कंसेंट मोल्स निकाले, फिर उसको कंपेयर किया जो उसके ऐसे सब्सटेंस है जो जो दोनों में मौजूद हो, दोनों इक्वेशंस। तो यहाँ पर आपकी जो आयोडीन भी दोनों सब्सटेंस में मौजूद है, तो यहाँ पर आपका आयोडाइड आयन भी दोनों इक्वेशंस में मौजूद है, इक्वेशंस में दोनों। लेकिन मैंने यहाँ पर आयोडीन से कंपेयर इसलिए किया है क्योंकि आयोडीन देखिए आप दोनों में इसका जो है वो सेम है, मोल्स सेम है। तो मैंने इसलिए किया है कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आयोडीन को ले लिया। वैसे आप अगर आप आयोडाइड आयंस भी ले सकते हैं तो आप उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर आयोडीन इसलिए लिया क्योंकि आप कंफ्यूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोल्स आपके पास आ गए। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी है कंसंट्रेशन कॉपर टू की। तो कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है, N/V। यहाँ पर आपको मोल्स मिल गए हैं आपको इसके कॉपर टू सल्फेट कॉपर के आयंस के मोल्स आपको मिल गए हैं।
अब आपको वॉल्यूम आपको यहाँ पर दिया गया 25 cm³ है, लेकिन आपको इसको dm³ में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पर 1000 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसकी कंसंट्रेशन जो आ रही है वो आ रही है तकरीबन मेरे हिसाब से 0.134। ठीक है, 0.134 ये आपकी कंसंट्रेशन आ गई। ठीक है, ये आपको प्रोसेस अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, आइडेंटिफाई सुइटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के लिए, इस टाइट्रेशन की आपके पास जो सुइटेबल इंडिकेटर कौन सा होगा, वो आपका होगा स्टार्च। ये जो आपका स्टार्च मुझे कैसे पता चला, ये भाई आपको याद करना है कि जब भी आपके पास आयोडीन के साथ कोई रिएक्शन हो रहा हो इस तरह का, जिसमें आपका आयोडीन एज ए प्रेसिपिटेट बन रहा हो, तो उसके अंदर आपका जो है वो स्टार्च या आपका इंडिकेटर यूज़ होता है। क्योंकि आपका जो स्टार्च है वो आपके पास आयोडीन के अंदर जो वो ब्लू कलर का जो वगैरह ऐसे तरह का शो करता है आपका कलर। ठीक है, आयोडीन के साथ अगर आपका इस तरह से कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो तो उसके अंदर आपका जो इंडिकेटर होता है वो क्या होता है, आपका आपका स्टार्च होता है। ठीक है, कॉपर 1 एंड कॉपर 2 बोथ कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स इन all 5 3D orbitals. ठीक है, is the shape of 3D XY orbital on the axis provided. अब यहाँ पर जब आपको स्केच करना हो तो आप यहाँ पर आपको x और y के दरमियान स्केच करना है। तो यहाँ पर आप पहले z को ना क्या कह रहे हैं, एलिमिनेट कर दिया करें। ठीक है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ x, ये है आपकी y। ठीक है, ये इसको मैं y ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ x। इस तो इनके दरमियान आपको ड्रॉ करना है ना, तो यहाँ पर आप पहले दो एक्सिस के दरमियान ड्रॉ कर लिया करें। ठीक है, इस तरह से। अब आपको जो है वो ऐड करनी है आपको जेड एक्सिस, तो वो आप ऐड कर लें। ठीक है, इस तरह से जेड एक्सिस। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि आपको ड्रॉ किस तरह से करना है, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको ये डी एक्स वाई क्या ये शेप उसकी ड्रॉ करनी। मैंने थोड़ी सही ड्रॉ नहीं की, आप थोड़ा सही से ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, पार्ट डी, द रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आयंस विथ परसल्फेट आयंस S2, जो आपका परसल्फेट आयंस के आपको दिए गए हैं, कैन बी कैटलिज्ड बाय आयरन 3 के आयंस। ठीक है, तो राइट द इक्वेशंस टू शो हाउ आयरन 3 कैटलाइजेज दिस रिएक्शन। तो आपका आयरन 3 इसको कैटलाइज किस तरह से करेगा, यहाँ पर अगर आपको पहले देखें आयोडाइड आयंस क्या हो रहे हैं, जायज़ हो रहे हैं, तो यानी आपका जो आयरन 3 के जो आयंस है वो क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। तो पहली इक्वेशन आपकी बनेगी आपकी आयोडाइड आयंस के साथ। ठीक है, यहाँ पर आयोडीन बना है और दूसरा आपके पास जो है वो अ, इसकी जो आपके आयरन ये वो आयरन 3 से बन जाएंगे आयरन 2। ठीक है, तो भी आप बैलेंस कर दें। और दूसरे में आपका क्या होगा, अब आपके जो आयरन 2 आपके पास बना है, ये आपका बस रिएक्ट करेगा आपका पर सल्फेट के आयन से S2O8 2 माइनस। यहाँ पर आपके पास फिर से बन जाएगा आयरन 3 प्लस, और प्लस आपके पास क्या बनेगा, सल्फेट के आयन। ठीक है, तो भी आप बैलेंस कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपके पास फिर से आयरन 3 आपके पास जनरेट हो गया, तो यानी एट द एंड आपके पास ये आयरन 3 वैसे का वैसा ही है, तो यानी एज ए कैटलिस्ट आपका ये रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर ये इक्वेशंस आपको मतलब बनानी किस तरह से आनी चाहिए। अब आपको देखना है कि यहाँ पर मैंने क्या देखा कि आयोडीन रिड्यूस हो रहा है,
यानी आपका आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको अगर मैं आयरन 3 को कर रहा हूँ इससे, तो आयरन क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। पर यहाँ पर आपका जो थायोसल्फेट के पर सल्फेट है वो क्या हो रहे हैं, ये हो रहे हैं आपके रिड्यूस। तो आपके जो आयरन 2 के ये आयन्स हैं वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाएंगे। और ये आपका यहाँ पर आयरन 3 जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि आपके यहाँ पर देखें आयोडाइड आयंस भी नेगेटिव हैं और आप पर सल्फेट के आयंस भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपका जो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी ये आपका जो है वो के साथ अगर आप ये डालेंगे तो आपको ये कैटलिस्ट कर देगा, रिएक्शन बढ़ा देगा, रेट ऑफ इफेक्ट। ये पॉजिटिव प्लस नेगेटिव ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसलिए आपका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यानी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पार्टी द ऑरेंज प्रेसिपिटेट जो मरकरी आयोडाइड का है, फॉर्म्स व्हेन मरकरी के आयंस आर एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड। द solubility of mercury iodide in at 25 डिग्री सेल्सियस की आपको दी गई है सोलिबिलिटी, 25 डिग्री सेल्सियस पर आपकी कितनी सोलिबिलिटी है। कैलकुलेट द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ केस या केएसपी आपकी जो है वो मर्क्यूरी आयोडाइड की, इंक्लूड यूनिट्स इन योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो केएसपी के जो आपकी यहाँ पर इक्वेशन पहले लिख लें आप, मर्क्यूरी आयोडाइड है, ये आपके पास क्या बनाएगा, मरकरी के आयंस प्लस आयोडाइड के आयंस, ठीक है। ये आपका इस तरह से बनेगा। तो आपकी के एस पी की जो इक्वेशन बनेगी वो किस तरह से बनेगी, के एस पी आपकी बनेगी कंसनट्रेशन ऑफ आपके जो है वो की और आयोडाइड आयंस की, ठीक है, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मोल 2 हैं तो यहाँ पर स्क्वायर होगा आयोडीन के ऊपर, ठीक है। ये है आपकी के एस पी की इक्वेशन। तो अब आपको मालूम करना है कि जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट यानी केएसपी आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप अगर आपको यहाँ पर लिखें इस इक्वेशन को, तो अगर यहाँ पर मैं एक्स की कंसंट्रेशन ले लूँ तो इसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, एक्स होगी, ठीक है। और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 2x होगी, ठीक है, 2x स्क्वायर होगी, ठीक है। कंसंट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर है ना। अगर मैं इनकी कंसंट्रेशन की बात करूं तो अगर मैं इसकी एक्स कंसंट्रेशन ले लेता हूं, तो इसके पास इसकी कंसंट्रेशन एक्स है, तो आपके पास जो मरकरी के आयंस प्रोड्यूस होंगे इसमें से उनकी भी कंसंट्रेशन क्या होगी, एक्स होगी। लेकिन आपके पास आयोडाइड आयंस के उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 2x स्क्वायर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओवरऑल क्या बना है, 4x क्यूब, ठीक है, एक्स। तो यहाँ पर यानी अगर आपकी जो इतनी आपके जो आयंस की कंसंट्रेशन बनी है ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं के एस पी की जगह ले लूँ के एस पी, और यहाँ पर एक्स आपको दिया गया है, आपको एक्स यानी आपकी कंसंट्रेशन ऑफ मरकरी या सोल्यूबिलिटी जो आपकी वो आपकी यहाँ पर दी गई है आपको ग्राम पर डी एम क्यूब में, ठीक है। वो आपको कितनी दी गई है, आपको यहाँ पर मिला हुआ है। लेकिन इसको आपको ग्राम पर डी एम क्यूब में नहीं लेना है, इसको आपको यहाँ पर आपको एम आर भी दिया गया है, इसको मोल पर डी एम क्यूब में ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जो है पहले मैं यही कर लेता हूँ कि यहाँ पर 1.00 इंटू 10⁻⁻⁷ को मैं अगर डिवाइड करूँ 454.4 से, तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, आपका यहाँ पर बन रहा है
2 इंटू 10⁻⁻⁻10, ठीक है, मोल पर डी एम क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर आपके जो के एस पी का एक्सप्रेशन मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना कि 4x³ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी के एस पी की वैल्यू क्या होगी, x की जगह आप ले लेंगे 2.2 इंटू 10⁻⁻10 और इसका आपके पास आगे क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो के एस पी की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपकी आएगी तकरीबन 4.26 इंटू 10⁻⁻29, 4.26 टू 10⁻⁻29। ठीक है, ये आपके पास आ गई है के एस पी की वैल्यू। अब आपके इसके यूनिट्स भी आपको बताने, तो यहाँ पर मोल पर डी एम क्यूब था तो आपने इसको क्यूब कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आके आपके पास क्या होगा, मोल के ऊपर आपका मोल क्यूब होगा और डी एम क्यूब आपके पास कितना होगा, 9 हो जाएगा। मोल क्यूब हो जाएगा और डी एम क्यूब आपके पास 9 हो जाएगा माइनस। ठीक है, इस तरह से मोल पर डी एम क्यूब है ना आपके पास, तो आपने इसका किया क्यूब, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मोल 3, मोल के ऊपर क्यूब आ जाएगा और यह बन जाएगा माइनस। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिलिकॉन इज द सेकंड मोस्ट abundant element by mass in the earth's crust. In industry, silicon is extracted from silicon dioxide, the silicon 4 oxide, by reaction with carbon over 2 जो है 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसकी आपको इक्वेशन दी गई है। एक्सप्लेन वाई एंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव है। तो आपका एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास सॉलिड जो है, यहाँ पर सॉलिड्स हैं रिएक्टेंट की साइड पर और प्रोडक्ट्स की साइड पर आपके पास क्या है, लिक्विड है और गैसेज हैं। तो सॉलिड्स आपके पास कन्वर्ट हो रहे हैं लिक्विड्स और गैसेज में, तो गैसेज के आपके जो है वो डिसऑर्डर या बहुत जो होता है लिक्विड्स में और गैसेज में एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो यहाँ पर आपकी डिसऑर्डर बढ़ रहा है, तो यानी आपके पास जो है वो एंट्रोपी उसकी पॉजिटिव है। ठीक है, और दूसरा आपके पास टेम्परेचर बढ़ाने से भी आपकी एंट्रोपी आपकी बढ़ती है। तो यहाँ पर आप देखें आपका टेम्परेचर बहुत बहुत ज़्यादा है, 2000 डिग्री सेल्सियस है आपका। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डिसऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, disorder of the reaction is increasing, disorder of the reaction is increasing as solids are converted या changing into liquids, converted into liquids and gases, and temperature is high। ठीक है, आपके पास टेम्परेचर जो है वो भी हाई है, एंड टेम्परेचर इज हाई। ठीक है, पार्ट 2, रिएक्शन 1 इज हाईली एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक यानी आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सजेस्ट इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। अब आपको जब भी फिजिबिलिटी बतानी है ना, तो आप इस बताते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी की आपकी क्वेश्चन है, यानी आप इसमें एंथैल्पी चेंज भी बताते हैं और ई तरह से होती है, या ये आपकी होती है चेंज इन एंट्रोपी और ये आपकी होती है चेंज इन एंथैल्पी। और ये आपकी गिव्स फ्री एनर्जी जब आपकी नेगेटिव होती है तब आपका जो रिएक्शन होता है फिजिबल होता है, और अगर आप ये पॉजिटिव हो जाएगी गिव्स फ्री एनर्जी, तो ये क्या होगा, आपकी जो है वो नॉन फिजिबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें एंट्रोपी क्या है आपकी पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है एंट्रोपी, और एंथैल्पी चेंज जो है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। अब मुझे कैसे पता चला, क्योंकि आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़। ठीक है, एंडोथर्मिक की आपकी जो होती है रिएक्शन 1, आपके यहाँ पर इसको पता है ना आपको कि एंडोथर्मिक है, तो यानी आपके पास एंथैल्पी चेंज क्या होगी इसकी,
पॉजिटिव होगी। आपके पास एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होते हैं उनकी आपकी एंथैल्पी चेंज क्या होती है, नेगेटिव होती है, और एंडोथर्मिक की आपकी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है और यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो ओवरऑल आपका जो है वो ये टी जो है वो ये वाला जो है वो टी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एंट्रोपी, ये आपका जो है वो बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल ये क्या होगा, नेगेटिव बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पर आपकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो ये आपकी ज़्यादा नेगेटिव होगी। ज़्यादा नेगेटिव होगी यानी मोर फिजिबिलिटी होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी क्या होगी, फिजिबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस या एज टी इंक्रीजेस, आपका टी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एंट्रोपी बिकम्स ग्रेटर देन एंथैल्पी चेंज, ठीक है। तो फिजिबिलिटी फिजिबिलिटी विल इंक्रीज। और वो इंक्रीज क्यों होगी, बिकॉज या एज गिव्स फ्री एनर्जी बिकम्स मोर नेगेटिव, ठीक है। आपका जो है वो गिव्स फ्री एनर्जी वो ज़्यादा नेगेटिव होगी, इसलिए आपकी जो फिजिबिलिटी है वो बढ़ रही है यहाँ, ठीक है। सिलिकॉन इज प्योरीफाइड बाय फर्स्ट हीटिंग इट इन a stream of HCl gas to form silicon HCl3, और फिर आपका जो है वो SiHCl3 जो है वो फॉर्म्ड इज देन डिस्टिल्ड टू रिमूव अदर इम्प्योरिटीज, ठीक है। अब यहाँ पर आपको टेबल दी गई है, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड एंट्रोपीज बता रहा है एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स की। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि यूज़ द डेटा इन टेबल 2.1 टू कैलकुलेट एंट्रोपी फॉर रिएक्शन 2। तो एंट्रोपी जो आप चेंज आप कैलकुलेट करते हैं वो आपकी क्या होती है, एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी आप करते हैं तो आपको चेंज इन एंट्रोपी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका कैलकुलेट करूँ, कि पहले प्रोडक्ट्स की ले लेते हैं। एस आई सी एल की आपको क्या दी गई है, ये आपको 314 दी गई है, प्लस आपके पास हाइड्रोजन है उसकी 131, और फिर माइनस आपकी जो है वो सिलिकॉन की आपके पास 19 है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एच सी एल की आपके पास कितनी है, 187, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि आपके इक्वेशन है आपके पास एच सी एल के कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो चेंज इन एंट्रोपी आएगा वो आएगा -135, ठीक है। तो यानी आपके पास एंट्रोपी चेंज क्या है, नेगेटिव है। तो यानी आपका डिसऑर्डर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव होता है तो आपका डिसऑर्डर बढ़ता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन 3 इज रिवर्स ऑफ रिएक्शन 2, ठीक है। आपका जो रिएक्शन 2 है का ये रिएक्शन 3 रिवर्स है एंड इज यूज टू ऑब्टेन प्योर सिलिकॉन, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो रिएक्शन रिवर्स हो गया है, तो यहाँ पर आपके पास जो एंट्रोपी है वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यानी आप पहले आपके पास ये नेगेटिव में थी, अभी आप अब यहाँ पर रिएक्शन 3 के आपके पास क्या होगी, ये पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है। जोल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो रिएक्शन 3 में आपके पास जो है वो एंट्रोपी भी पॉजिटिव है और आपके पास एंथैल्पी भी क्या है, एंथैल्पी चेंज भी वो भी पॉजिटिव है। यूज दिस इंफॉर्मेशन एंड योर आंसर टू बी 1 to calculate the temperature in Kelvin at which reaction 3 becomes feasible. So you are working, ठीक है। और if you are unable to answer
यू शुड यूज़ इन ये तो आपको पास काम के नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है जिस पर आपका ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन 3 ये फिजिबल बने। तो फिजिबल आपका रिएक्शन कब बनता है? जब आपकी जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी वो क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है। यानी लेस देन ज़ीरो हो। तो यहाँ पर मैं ज़ीरो अगर लूँ तो वो आप ज़ीरो पर आपको वो टेम्परेचर बताएगा जिस पर आपकी जो वो फिजिबिलिटी मतलब हो जाएगा। ऐसा टेम्परेचर आपको बताएगा कि जहाँ पर आपका रिएक्शन जो है वो फिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं गिब्स फ्री एनर्जी को यहाँ पर आपको ज़ीरो लेना था। मेन आपका जो यहाँ पर लॉजिक थी वो यही थी, ठीक है, कि इस ये इक्वेशन आपको बनानी है, फिर आपको इस इक्वेशन का आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी को आपको ज़ीरो रखना है और एंथैल्पी चेंज आपको दिया गया है यहाँ पर 0.3 माइनस आपके पास जो है टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है और आपके पास जो है एंट्रोपी है। एंट्रोपी को आपको क्या करना है 135, तो आपको 1000 से डिवाइड भी करना है क्योंकि यहाँ पर आपको देखें जूल में दिया गया है, ठीक है। लेकिन आपके पास जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या है, किलो जूल पर मोल है, ठीक है। तो इसको 1000 से करना इसको किलो जूल में करना लाजमी है। ये आपको एंट्रोप जब आपके एनुअल होती है तो ये आप स्टेप ध्यान से याद किया करें। अक्सर बच्चे यहाँ पर भूल जाते हैं 1000 से डिवाइड करना, ठीक है। पर यूनिट्स में मसला होता है तो उनका आंसर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखा करें। तो यहाँ पर आपके पास टी जो आएगा वो आएगा 1624.4, ठीक है, केल्विन, केल्विन में आ रहा है। तो आपको इसको राउंड ऑफ नहीं करना, आपने यही टेम्परेचर लिखना है 1624, ठीक है। ये तो वो टेम्परेचर है जिस पर आपके जो है वो रिएक्शन बन रहा है आपका फिजिबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट सी। Silicon can also be produced by electrolysis of silicon 4 oxide dissolved in molten calcium chloride. The relevant half equation for the cathode is shown. ठीक है, कैथोड पर आपका क्या हो रहा है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपके पास ये रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर आपका सिलिकॉन बन रहा है, ठीक है। कैथोड पर आपकी होती है रिडक्शन है। कैलकुलेट द टाइम इन सेकेंड्स required to produce 1 gram of silicon by this electrolysis using a current of 6 ampere, ठीक है। assume no other substances are produced at cathode। तो यहाँ पर पहले आप इसके सिलिकॉन से मोल निकाल लें। मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन एम आर। तो यहाँ पर आपका 1 ग्राम है और आपका सिलिकॉन के पास आपका जो एम आर है आप रेडियो टेबल से देख लेंगे। सिलिकॉन के पास आपका है 28.1, ठीक है, 28.1 ये आपके पास आ रहा है सिलिकॉन का। तो यहाँ पर आपके पास सिलिकॉन के मोल आ जाएंगे तकरीबन 0.036, ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब आपको रेशो से बताना है आपको सॉरी। तो अब आपको रेशो से बताना है कि मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने, ठीक है। मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखें, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन्स का रेशियो कितना है, ये आपका 1:4 है। तो इसको अगर आप 0.036 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें तो आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के आपके पास मोल आपके पास आ जाएंगे। ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स का मोल, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। 0.42 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स के हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आपके पास फेरेडे आपके पास कांस्टेंट आपको पता होगा, फेरेडे कांस्टेंट की आपके पास वैल्यू होती है 90, ये होती है आपके पास फेरेडे कांस्टेंट की। और ये आपके पास क्या होता है, चार्ज पर मोल, यानी एक मोल के अंदर आपके पास एक 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आपके पास कितना चार्ज होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपके पास इतना चार्ज होता है। फेरेडे कांस्टेंट का मतलब ये होता है,
ठीक है। 96,500 जो चार्ज होता है कूलम में आपके पास इसका पर मोल, ठीक है। तो यानी इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपके पास चार्ज कितना होता है, 96,500 कूलम। और अब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स कितने, 0.142, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास चार्ज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 960, ये इस तरह से मुझे चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको चार्ज मिला गया है, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना था, टाइम। और चार्ज और एम्पेयर को, जो करंट को कनेक्ट करने वाली इक्वेशन आपको पता है, Q इज इक्वल्स टू आई टी। यहाँ पर टाइम को सब्जेक्ट बना लें, Q अपॉन आई। यहाँ पर चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया है, कितना चार्ज है, ये है आपके पास चार्ज। और आपके पास एम्पेयर आपको दिया गया है, 6 एम्पेयर है। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो टाइम आएगा सेकेंड्स में, वो आएगा तकरीबन 2289, ठीक है, 89 सेकेंड्स, ठीक है। ये आपके पास जो है वो टाइम आ गया। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपके पास चार्ज निकालने के लिए मैंने ये इसके इलेक्ट्रॉन्स के मोल लिए। ये स्टेप्स आपको याद होने चाहिए जब भी आप इस तरह से कोई आपको बोला है कि टाइम फाइंड करें या चार्ज फाइंड करें, तो ये आपको फैराडे कांस्टेंट आपका वो लाजमी ध्यान में रखा करें। वैसे इसका मल्टीपल और भी अदर्स भी वे हैं, लेकिन मैंने जो आपका स्टैंडर्ड वे आपका जो सिलेबस के हिसाब से मैंने आपको वो शो किया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टाइटेनियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट इन पीरियड 4। इट इज कॉमनली फाउंड एज टाइटेनियम ऑक्साइड इन मिनरल्स, ठीक है। डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का आपके पास क्या मतलब है, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये आपके, ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो आपके वन और मोल स्टेबल आयंस बनाएं विथ इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। या आपके पास यहाँ पर क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स दैट फॉर्म वन और मोर स्टेबल आयंस with incomplete d ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स को आप क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। आइडेंटिफाई टू टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, एज ए ऑक्सीडेशन स्टेट्स उनकी वेरिएबल होती है, और कैटलिस्ट के तौर पर बिहेव करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बहुत सारी हैं। तो आप इनमें से कोई भी दो लिख दें, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, और वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी, द TiO O2 plus ion forms when titanium oxide reacts with an excess of sulfuric acid, ठीक है। तो आपके पास जो Ti Ti2 plus ion can be reduced by zinc metal in acidic conditions to form a purple solution containing Ti plus aqueous ions, ठीक है, aqueous Ti plus cans, ठीक है। तो TiO प्लस जो है वो इज अ कलरलेस आयन, सजेस्ट हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 2- होती है। तो यहाँ पर प्लस Ti अगर मैं लूँ फिजिकल्स टू प्लस है, तो यहाँ पर Ti की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या मिल रही है, आपको +4 मिल रही है, ठीक है। और अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें
यहाँ पर है आपका टाइटेनियम। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 22। ठीक है, इसके अंदर टाइटेनियम के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 22 होते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, और फिर आपके पास होगी 3p6, 4s2। ये आपके पास कितने बन गए? एक 10 और 10 और 10, ये आपके बन गए 10 और 10 आपके पास बन गए 20। ठीक है, तो यानी ये भी 4s2 भी नहीं होगा, ये भी आपके पास क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी जो है वो टाइटेनियम जो 4 है आपके पास। जब आपके पास जब वो ऑक्सीडेशन स्टेट 4 में होता है, तब आपके पास जो है वो ये आपकी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि इसके जो टाइटेनियम के जो 4 है, इसमें अंदर आपके पास कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो डी ऑर्बिटल में। ठीक है, आपके पास जो कलर आपके पास मिलता है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट का, वो आपको तब मिलता है जब आपके पास जो डी स्प्लिटिंग होती है वो अक्कर होती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका डी ऑर्बिटल में है ही नहीं, तो यहाँ पर आपकी डी स्प्लिटिंग होगी ही नहीं। तो यहाँ पर इसलिए आपके पास इसके पास कोई भी मतलब नहीं है कलर इसका सजेस्ट। तो आपके पास सजेस्ट करना है, तो टाइटेनियम इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नो डी इलेक्ट्रॉन्स या नो इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल के अंदर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो कैन नॉट या कांट एब्जॉर्ब फोटॉन्स, या फिर आपके पास एनर्जी है वो आपके पास ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इनविजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो जब आपके पास ये विजिबल स्पेक्ट्रम में आपके पास ये एनर्जी नहीं कर सकता एब्जॉर्ब, तो आपके पास कोई भी कलर आपको नहीं मिलेगा। तीन। ठीक है, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन आइसोलेटेड टाइटेनियम का जो है आपके पास आयन है। तो यहाँ पर आपके पास ये मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि 4s2 और 3d2, ये है आपके पास जो टाइटेनियम का एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अगर आपको देखनी है तो ये है। लेकिन अब आपके पास टाइटेनियम 3 की जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो आपके पास क्या होगी? 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। यहाँ पर आपके पास होगा 3d1। आपके पास जब आप लिखते हैं आपके पास 3d जो आपके पास शेल है, ऑर्बिटल सब शेल है, इसकी आपके पास जो एनर्जी आपके पास 4s से थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी आपके पास जो 4s जो शेल है वो ऊपर होता है इससे 3d से। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स पहले निकलेंगे वो आपके पास पहले निकलेंगे 4s से। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले एस से निकले, फिर आपके पास जो डी में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, तो ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टाइटेनियम 3+ आयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट एन आयनिक इक्वेशन फॉर द रिडक्शन ऑफ TiO2+ बाय जिंक मेटल इन एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन है। ठीक है, तो TiO2+ प्लस आपके पास जिंक है और आपके पास है H+ के आयन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जब आपकी रिडक्शन हो रही है तो यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है? आपके पास अ, एक आपके पास पर्पल सॉल्यूशन कंटेनिंग Ti2+ के Ti3+। ठीक है, और दूसरा
यहाँ पर आपके पास टाइटेनियम रिड्यूस हुआ है तो आपके पास जिंक क्या होगा, जिंक होगा आपके पास ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो ये आपके पास 2+ कैन में हो जाएगा। प्लस आपके पास क्या बनेगा, आपके पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर आपके पास वाटर बनेगा। ठीक है, तो इसको आप बैलेंस कर लें इस तरह से। ठीक है, बैलेंस आप किसी भी इक्वेशन को लाजमी किया करें, उसका भी आपको मार्क्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसिडिफाइड टाइटेनियम 3 reacts with oxygen dissolved in water as shown। ठीक है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो आपके पास है ऑक्सीजन का, वो आपके पास दिया गया है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ टाइटेनियम का। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन में देखें और आप देखें कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो रिड्यूस हुआ है और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि टाइटेनियम की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3+, और यहाँ पर क्या है, 4+। यानी आपके पास जो टाइटेनियम है ये और डेफिनेटली आपके पास जो है वो ऑक्सीजन फिर क्या होगा, आपके पास ये रिडक्शन होगी उसकी। ठीक है, ऑक्सीजन की आपके पास रिडक्शन हुई है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो ई सेल क्या होता है, ई सेल होता है आपके पास ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो पहले में आपके पास यहाँ पर आपको ई रिडक्शन आपको मिला हुआ है। ठीक है, ये है आपका ई रिडक्शन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल जो आपका तो उस स्पीशीज का जो रिड्यूस हुई है उसका आपको मिला हुआ है ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन रिड्यूस हुई है ना। अब आपको जो है वो इसका बताना है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीजन जो आपका है टाइटेनियम का, उसका बताना है आपको। ठीक है, तो उसके लिए आपको ई सेल का पता होना लाजमी है। तो ई सेल आप किस तरह से निकालेंगे, आप निकालेंगे गिब्स फिन एनर्जी। इक्वेशन क्या होती है, एन एफ ई सेल। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास गिब्स फिर एनर्जी आपको मिली हुई है, लेकिन यहाँ पर आपको गिब्स फिर एनर्जी आपके पास इस इक्वेशन में आपके पास किस तरह से होती है, यह होती है आपकी होती है आपकी जूल पर मोल में। ठीक है, ये इस इक्वेशन है अ, जिसमें आपके पास जो है वो गिब्स फिर एनर्जी होती है आपके जूल पर मोल में। ठीक है, किलो जूल में नहीं होती। तो इसको आप मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें और आपके पास जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 4। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं और आपके पास जो फेरेडे कांस्टेंट होता है वो होता है 96,500। तो यहाँ से आपको ई सेल मिल जाएगा। ठीक है, तो ई सेल आपको मिल रहा है 1.13 वोल्ट। ठीक है, ई सेल आपको मिल गया है। तो ई सेल आपको मिल गया, अब आपको कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर 1.13 और 1.23 इजिकल्स माइनस को मिल लेता हूँ एक्स। तो एक्स क्या होगा, 1.23 माइनस 1.13। यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 0.1 वोल्ट। ठीक है, ये है आपका रिडक्शन पोटेंशियल आपका टाइटेनियम का जो है वो आपका हाफ सेल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन एक्वस सिट्रेट आयंस आर एडेड टू टाइटेनियम कैंस, तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स बनता है। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स वाई टाइटेनियम 3 इज एबल टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन क्यों बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो आपके पास यहाँ पर खाली होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये डेटिव बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टी प्लस टी आई, टाइटेनियम के पास क्या होते हैं, हैज़ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स
orbitals which can form dative bonds। ठीक है, आपके पास टाइटेनियम के पास जो है वो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो आपके पास वो डेटिव बॉन्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि एनर्जेटिकली एक्सेसिबल होते हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं एनर्जी से, एनर्जी देकर। ठीक है, अब आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स है डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर अनलाइक एसिडिफाइड जो आपके पास टाइटेनियम 3 है। Suggest what this means for the value of standard reduction potential of the following half cell। ठीक है, एक्सप्लेन योर आंसर। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि जिस तरह से आपके पास टाइटेनियम 3 है वो रिएक्ट कर रहा था आपके पास ऑक्सीजन से जो डिजोल्व है वाटर में, इस तरह से आपके पास ये कॉम्प्लेक्स जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या वजह है? तो उसकी वजह ये होगी कि आपके पास जो ई सेल है वो नेगेटिव होगा। तो ई सेल आपके पास नेगेटिव क्या तब होगा जब आपके पास जो है वो एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी आपके पास, आपके पास एक्स की जो वैल्यू होगी जो होगी वो ग्रेटर देन होगी आपकी इस 1.23 से। ठीक है, आपके पास जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीजन के रिडक्शन पोटेंशियल से भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तब आपकी जब ई सेल की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसलिए आपके पास जब आपके पास ई सेल की वैल्यू नेगेटिव होती है तो आपके पास रिएक्शन जो है वो अकर नहीं हो द। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल मस्ट बी ग्रेटर देन ग्रेटर देन 1.23 वोल्ट्स। ठीक है, इससे भी ज़्यादा होगा तो इसलिए आपके पास ये जो रिएक्शन वो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पार्ट डी। सम रिएक्शंस ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड आर शोन। ठीक है, द एनाइन जो आपके पास इज अ बाइडेंटेड लाइगेंड, एस सी जो आपके पास ये बाइडेंटेड लाइगेंड है। और यहाँ पर ही आपको कुछ रिएक्शंस शो किए गए। पार्ट वन में आपसे पूछा है कि टाइटेनियम आयन्स इन टाइटेनियम TiF6 में आपके पास, और आपके पास जो दूसरा आपके पास कॉम्प्लेक्स है हैज़ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6। ठीक है, स्टेट व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका पास क्या बताता है आपको, नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल आयन, मेटल आयन या मेटल एटम जो भी आप लिखें। राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ TiF6 फ्रॉम, आपके पास जो है वो इससे टाइटेनियम ऑक्साइड से, टाइटेनियम ऑक्साइड जब आपका रिएक्ट कर रहा है तो आपके पास क्या बन रहा है, टाइटेनियम F6 2 माइनस, और प्लस आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, वाटर भी बनेगा। ठीक है, अब आपको इसको बैलेंस कर दें, 6 यहाँ पर आपके पास आएंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन आएंगे। तो यहाँ पर आप देखें, अब आपके पास हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर बैलेंस नहीं हो रहे, तो यानी आपके पास H प्लस आइंस तो जो है रेजिडुअल H प्लस आइंस वो आपके पास वो भी प्रोड्यूस्ड होंगे, तो वो आपके पास प्रोड्यूस होते हैं H प्लस के आइंस में। ठीक है, फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर अक्सर बच्चे हाइड्रोजन लिख देते हैं, आपको हाइड्रोजन नहीं लिखनी है, आपके पास H प्लस आइंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टेट व्हाट इज मीन बाय बाइडेंटेड लैंग्वेज। बाइडेंटेड लाइगेंड ऐसा लाइगेंड जो दो लोन पेयर्स डोनेट करे आपके पास में कॉम्प्लेक्स में, तो बनाए आपके पास सेंट्रल मेटल लाइन से, तो इसी स्पीशीज़ को हम कहते हैं कि वो बाइडेंटेड लाइगेंड। तो आपके पास क्या लिखेंगे, स्पीशीज़ विथ 2 लोन पेयर्स
that forms dative covalent bonds to central मेटल आयन। ठीक है, ऐसी स्पीशीज जो दो आपके पास लोन पेयर डोनेट करे, जो दो डेटिव बॉन्ड बनाए आपके पास सेंट्रल मेटल आयन से, तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं कि वो बाइडेंटेड लाइगेंड। ठीक है, अब आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स आपको शो किया गया है, वो आपको बोल रहा है कि शोज बोथ ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और आपके पास एग्जिस्ट है थ्री आइसोमर्स के स्टीरियो आइसोमर्स, स्ट्रक्चर ऑफ वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर इज शोन। ठीक है, आपको एक आपको आइसोमर शो किया गया है, बाकी आपको बोल रहा है कि आप ड्रॉ करें। ठीक है, तो मैं इसको अगर ड्रॉ करूँ दोबारा से, मैं इसको यहाँ तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ ना। तो ये है आपके पास सी एल, ये भी सी एल है, ये है आपके पास, ये भी आपके पास है E। ठीक है, इस तरह से आपके पास, तो इसका अगर मैं दूसरा बनाऊं तो वो किस तरह से बनेगा इसका, ये आपके पास एक बना है, इसका मैं अगर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बनाऊं इसी का, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर आपके पास होगा ए सी, आपके पास होगा इस तरह से, और दूसरा पास ये सी एल यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आपके पास आएगा इस तरह से, और यहाँ पर आपके पास आएगा सी एल दूसरा। तो यहाँ पर इस तरह से आपके पास ये बना है आपके पास इसका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, बिल्कुल इसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, और दूसरा आपके पास इसका बनेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। में आपको क्या होगा, ये आपका पास जो है वो सिस आइसोमरिज्म है, ये दोनों हैं, ये सिस आइसोमर्स हैं, क्योंकि इसमें आपके पास सी एल का जो बॉन्ड है वो जो इसका एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, या ये आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर सिज आपके पास क्या होता है, पोलर होता है। सिज आपके पास क्या है, पोलर है। ट्रांस आपके पास क्या होता है, नॉन पोलर होता है। और वो नॉन पोलर किस तरह से होता है वो अभी आपको कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊँ, ये आपके पास सी एल है, यहाँ पर ट्रांस के अंदर आपके पास जो सी एल का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, वो आपके पास होगा वो आपके पास होगा 180। ठीक है, तो यहाँ पर 180 है, तो यानी ये एक दूसरे के बिल्कुल सामने है। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो बॉन्ड एंगल जो यानी आपके पास जो पोलरिटी है वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो यानी ये आपका ट्रांस जो है वो आपके पास नॉन पोलर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके पास एनायन है इज सिमेट्रिकल। ठीक है, ये आपको एस सी आपके पास जो एनायन है वो सिमेट्रिकल है, डिड्यूस विथ इफ एनी विच इफ एनी ऑफ द स्टीरियो आइसोमरिज्म 1 2 3 आर पोलर। ठीक है, अब यहाँ से देखें आपने, जिसने पूछ लिया कि कौन से पोलर है, तो इसमें से जो भी सिज है, आपके पास ये एक सिज है, दूसरा आपके पास ये एक सिज है। ठीक है, ये दोनों आपके पास पोलर हैं। ये सिज आपके पास आइसोमरिज्म क्या होता है, वो पोलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है, तो कौन से आपके पास पोलर हैं, आइसोमर 1 एंड 2 आर
पोलर, ठीक है। और वो पोलर किस लिए हैं, क्योंकि आपके पास डायपोल है वो कैंसिल नहीं होता, बिकॉज डायपोल्स डू नॉट कैंसल ऑफ, ठीक है, कैंसल आउट, ठीक है। आपके पास डायपोल्स जो है वो कैंसिल आउट नहीं होते, तो इसलिए आपके पास जो है वो ये आपके पास पोलर होते हैं, ठीक है। आज मैं इसको यहीं तक रखता हूँ, मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अगले जो आपके पास 3 क्वेश्चन हो गए इस पेपर के अंदर आपके पास 6 क्वेश्चन हैं, तो जो दूसरा पार्ट होगा वो इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो बाकी का जो पेपर है वो इंशाल्लाह हम दूसरे पार्ट में करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। और अगर आप इस पार्ट में आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।